श्रीगणेशाय नमः। अथ मङ्गलाचरणम्। नामं रमानाथं भवानी सहितं भवं सरस्वतीं गणाधीशं मातरं पितरं गुरुं लक्ष्मीं तनोति निर्तरानपेकछम् निगं साखिशिखा प्रवालं वेदम्बरम्बरूदम्बरचाजनगणं विघ्नादिभेदशतधारधुरं हरं नः। प्रवक्ता आधार पुरुषस्य नामः डॉक्टर कृष्ण नारायण झा, सहायक प्रोफेसर, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिमी चंपारण। कक्षा यानी वर्गः शास्त्री प्रतिष्ठा द्वितीय खंड में प्रतिष्ठा तृतीय पत्र। निर्धारित पुस्तक का नाम प्रतिमा नाटक, जो महाकवि भास रचित विश्वविद्यालय द्वारा 40 अंक की निर्धारित की गई है। उसमें आलोचनात्मक प्रश्न 20 अंक के एक उत्तर देना अनिवार्य होता है और व्याख्या 10 अंक के एक उत्तर देना अनिवार्य होता है एवं श्लोक भावार्थ और हिंदी अनुवाद 5-5 के 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। आज का शीर्षक यानी विषय है महाकवि भास रचित प्रतिमा नाटक में नाटकीय वस्तु लक्षणानि, यानी नाटक में क्या क्या वस्तु लगता है और उसका क्या लक्षण होना चाहिए, इस सब के बारे में आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ। पूर्व व्याख्या में मैंने प्रतिमा नाटक में महाभारत एवं रामायण में नाटकीय संकेत पर प्रकाश डाला था। आज का व्याख्यान है नाटकीय वस्तु लक्षणानि, यानी नाटक में वस्तु एवं पात्रों एवं सामग्रियों का क्या लक्षण होना चाहिए। नाटक में 17 रूपक भेद होते हैं। नाटक में 17 भेद रूपक होते हैं। नाटक रूपक का एक भेद है जिसमें वीर या श्रृंगार रस, 2 में से कोई एक रस प्रधान हो, अन्य रस अद्भुत रहे,
नायक कोई प्रख्यात व्यक्ति हो उसे नाटक कहा जाता है। नाटक का श्लोक है, नाटकम स्यात् वृत्तम स्यात् पंचसंधि समन्वितम विलास द्वयार्थी गुणबंधुत्वम नाना विभूति भी। सुख दुख मुद भूति नाना रस निरंतरम पश्चादीदा का नाम 10 परास्तांका परिकृता प्रव्यात वर्षो राजसी धीरो दाता प्रतापवान दिव्यो अर्थ दिव्या दिव्यो वा गुणवान त्रयान कोमतः नाटकम स्यात् वृत्तम स्यात् पंचसंधि समन्वितम विलास द्वयार्थी गुणबंधुत्वम नाना विभूति भी। संस्कृत नाटकों का परिणाम दूसरे साहित्य के नाटकों से बहुत ही अधिक है। संस्कृत नाटकों की अपनी विशेषता है। संस्कृत तथा प्राकृत भाषाओं का मिश्रण। संस्कृत नाटक लोक व्यवहार को दृष्टि में रखकर निर्मित हुआ है। उस युग में सामान्य जनता के बीच में प्रस्तुत की बोलचाल भाषा थी। उस सामान्य जनता के बीच में भी प्राकृतिक की बोलचाल संस्कृत भाषा ही थी, परंतु संस्कृत समझने की योग्यता प्रायः सब में पाई जाती थी। नाटक तथा उच्च वर्गीय पात्र संस्कृत भाषा का ही प्रयोग करते थे, परंतु स्त्रियां तथा निम्न वर्गीय पुरुष पात्र बोलने में प्राकृतिक का ही प्रयोग करते थे। इस प्रकार यह आवश्यक भाषा मिश्रण भी हमारे नाटकों का वैशिष्ट्य है। संस्कृत नाटकों के विभागों को अंक कहते हैं। अंक की समाप्त होने पर सभी पात्र का रंगमंच से चला जाना आवश्यक होता है। नंबर है, मैंने पहले ही आप लोगों को कहा था नाटकों में 17 रूपक के भेद होते हैं, जिसमें दूसरा है सूत्रधार। सूत्रधार का क्या लक्षण है, सूत्रधार कैसे व्यक्ति होना चाहिए, इस सब की जानकारी पर प्रकाश डाल रहे हैं। सूत्रधार रंगमंच का अधिकारी होता है। सूत्रधार रंगमंच का अधिकारी होता है। सूत्रधार रंगमंच को सजाने की कला में प्रवीण होते हैं। रंगमंच की सजाने की भार सूत्रधार को ही है। वे कुशल होते हैं रंगमंच को सजाने के लिए। नाटकस्य
यद अनुष्ठानम तत्सूत्रम स्यात् सबीजकम रंगादेत पूजाकृत सूत्रधार उदीरितः नाटस्य यदनुष्ठानं तत्सूत्रं स्यात् सबीजकं रंगादेव तं पूजाकृत सूत्रधार उदीरितः। अर्थात संगीतात्मक आनंद के पश्चात संगीत के बाद, गाने के बाद नाटक के प्रारंभ की ओर दर्शकों का ध्यान आकर्षित करना तथा सूत्रधार की उपस्थिति की सूचना देना होता है। सूत्रधार यतीति सूत्रध्यन अनः कर्मणि अनपत्य। सूत्रधार का अर्थ है रंगमंच का प्रबंधक व प्रधान अभिनेता जो पात्रों की संगीत उचित रूप से नियत करता है। यह पात्रों की अभिनय के विषय में उचित निर्देश देता है। यह पात्रों को अभिनय के विषय में उचित निर्देश देता है। प्रस्तावना में प्रधान रूप से भाग लेता है। आधुनिक शब्दावली में उसे स्टेज ऑफ डायरेक्टर कहा जाता है। स्टेज का जो डायरेक्टर होता है वही कहा जाता है सूत्रधार। इसकी परिभाषा है कि वर्तनीयतया सूत्रम प्रथमं येन सूच्यते रंगभूमि समाक्रम्यः सूत्रधारः स उच्यते। सीता के जीवन सद्विचार से संतुष्ट, नयन अभिराम नायक, लक्ष्मण के सहचर, सीता हरण के कारण रावण के शत्रु विभीषण के अनन्य हृदय अथवा शत्रु भयंकर निरूपण और भगवान श्री राम जन्म जन्म में हम सबों की रक्षा करें। और नाटक के 17 रूप जो हैं उसमें से अब मैं तीसरा रूप बताने जा रहा हूँ। दिव्यते प्रवृत्त प्रभावेन इति देवी सा दिव्या। अर्थात अपने प्रतिवर्त के प्रभाव से जो नारी प्रदीप्त है उसे देवी कहा जाता है। एक एव भवेग अंगी सिंगारो वीर एव वाह अंगमन्ये रसा सर्वे काज्यो निर्विघ्नेऽनुतः। चत्वार पंच वा मुख्या काज्य व्यापार वित्त पुरखा गोपुक्षाग्र समाग्रम तु बदनम तस्य कीर्तनम। सूत्रधार यह नाटक के नायक, कवि एवं कथा वस्तु के गुणों का संक्षेप में वर्णन करता है। अब है पूर्व रंग। यत्र नाट्य वस्तुनः पूर्वः रंग
प्रशान्तये कुशीलवा प्रकुर्वन्ति पूर्वरंग स उच्यते। पूर्वरंग स उच्यते। नाटकीय कथा की अवतरणा से पहले नट गुण रंगभूमि के विघ्नों को दूर करने के लिए जो कुछ करते हैं उसे पूर्व रंग कहते हैं। और अब पांचवा रूपक पर हम चौथा रूपक पर हम चल रहे हैं। एक श्लोक है, दुन दुर्भी स्वावनं को मेरी भस्माना सूत्र नाद्यपि। अर्थात इस कोश के प्राण से नांदी का अर्थ हुआ भेरिया आनक। भेरिया आनक। आनक एक प्रकार का बड़ा ढोल होता है। आनक शब्द एक प्रकार का ढोल होता है जिसे हम नगारा कहते हैं, जिसका उपयोग पुराने समय से सैन्य दल से चलता आ रहा है। यह एक प्रकार का आधुनिक नगारा है। नाटक में इसका प्रयोग संगीत सौंदर्य का आकर्षण वृद्धि के लिए किया जाता है। समान रूप से इसका अर्थ होता है रूपक के रूप में प्रयुक्त वाद्यात्मक संगीत अथवा नंदी का अर्थ होता है आनंद। तस्यानंदे एवं नांदी अर्थात गीत वादन किया आनंद के लिए संगीत में प्रयुक्त गान और वादन करता है। नांदी नाद्यन्ते का अर्थ हुआ संगीतात्मक आनंद के पश्चात नाटक के प्रारंभ को अनेक दर्शकों का ध्यान आकर्षित करना तथा सूत्रधार की उपस्थिति की सूचना देना, यह नांदी का काम। आशीर्वचनम संयुक्ता स्तुति स्यात् प्रयुज्यते देवादि निपादीनां तस्मान्नानादीति संगीता। नांदी भेष द्विज नृप आदि की ऐसी स्तुति गीत है जिसमें सामाजिकों की शुभ प्रशंसा का अभिप्राय गमित रहा जाता है। इस नांदी गीति के लिए अपेक्षित है कि उसके द्वारा शंख चक्र नेपथ नाट के मुख्य पात्रों को सूचित करने वाले शब्दों के द्वारा एक विशिष्ट अर्थ की सूचना कराई गई है। नेपथ का लक्षण नेपथ, जिसे ग्रीन रूम कहते हैं, रंगभूमि का यह आंतरिक भाग है, अर्थात स्टेज का यह आंतरिक भाग है जहां नाटकीय अभिनय की सारी तैयारियां होती है। वहीं पर नाटक के सभी पात्र भेष बदलते हैं।
जहाँ नाटकीय अभिनय की सारी तैयारियाँ की जाती हैं, वहीं पर नाटक के सभी पात्र भेष बदलते हैं। कभी कभी आवश्यकता अनुसार बहुत सी बातें नेपथ्य से ही कह दी जाती है। नेपथ्य पर्दे से घिरा रहता है, ग्रीन रूम पर्दे से घिरा रहता है। अब है प्रयोगातिशय। प्रयोगातिशय क्या है? यदि प्रयोग एक अस्मिन् प्रयोगो अनृत्य प्रयुज्यते तेन पात्र प्रवेशयितः प्रयोगातिशयस्तदा। अर्थात यदि किसी एक ही प्रयोग में अन्य प्रयोग प्रारंभ हो जाए और उसी के द्वारा पात्र का प्रवेश कराया जाए तो उसे प्रयोगातिशय कहते हैं। यह प्रस्तावना का ही एक भेद है। अब छठा है प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना माने स्थापना। महाकवि भास ने अपने सभी नाटकों में प्रस्तावना की जगह स्थापना शब्द का ही प्रयोग किया है। ठीक उसके विपरीत पर्वती नाटकों ने स्थापना की जगह प्रस्थापना अथवा आमुख शब्द का व्यवहार किया है। इस नाटक में स्थापना शब्द का प्रयोग ही महाकवि भास की प्राचीनता सिद्ध करता है। प्रस्तावना का काव्य शास्त्रीय लक्षण क्या है? सूत्रधारो नटी सुत्ते माजस्य वाथा विदूषकम स्वकार्य प्रस्तुतारो अपि चित्रोवत्या योतदामुखम। यहाँ इसका प्रयोगातिशय प्रस्तावना के रूप में हुआ है। यदि प्रयोग एकस्मिन् प्रयोगे अनस्य प्रयुज्यते तेन पात्र प्रवेशस्य प्रयोगातिशयस्तदा। इस वचन के अनुसार सूत्रधार के मुख से जहाँ पात्रों का प्रवेश कराया जाता है वहाँ प्रयोगातिशय प्रस्तावना होती है। नाटकीय नियमों के अनुसार प्रस्तावना में काव्य और नाटक का नामोल्लेख आवश्यक माना गया है। प्रस्तावना तत्कुर्यात् काव्य प्रस्तावनाश्रया। नाटक आरंभ होने से पहले सूत्रधार, जिसे मैनेजर ऑफ स्टेज कहते हैं, सूत्रधार मैनेजर ऑफ स्टेज कहते हैं, आज जिस विदूषक आदि के बीच प्रस्तुत होने वाले नाटक के बारे में वार्ता या बातचीत की प्रस्तावना स्थापना करते हैं। इसमें विचित्र उक्तियों द्वारा वार्तालाप होता है और बड़े कौशल से नाटक प्रारंभ होता है। अब है अंक। नाटकों की अंक। ये कितने अंक होते हैं? अंक क्या होता है?
संस्कृत नाटकों के विभागों को अंग कहते हैं। संस्कृत नाटकों के विभागों का अंग कहते हैं। अंग की समाप्त होने पर सब पात्र रंगमंच से चला जाना आवश्यक होता है। फ्रेंच नाटकों में भी यही प्रथा है। नाटकों का अंत में विभाजन एक नई वस्तु है एवं नाटकों का विभाजन अंक में एक वस्तु है। अब है 9वां रूपक के 9वां में चलते हैं। बीती हुई और आगे आने वाली घटनाओं की सूचना का कथांश का संक्षिप्त करने वाला लघु अंक विस्कंभक कहलाता है। इसके प्रयोग का स्थान अंग आदि माना जाता है। जहाँ विस्कंभक में एक अथवा मध्यम पात्र का प्रयोग हो उसे विशुद्ध विस्कंभक, नीच तथा मध्यम दोनों के पात्रों का प्रयोग उसे मिश्र विस्कंभक मानते। अब है स्वागतम। 10वां है रूपक स्वागतम। स्वागतम क्या है? स्वागतम क्या है? अश्राव्यम खलु यदस्तु। अश्राव्यम खलु यदस्तु तदहि स्वागतम मतम। अर्थात कभी कभी रंगमंच का पात्र अपने मन की गुप्त बातों को प्रकाश में लाने के लिए एक दूसरे पात्र की ओर मुंह फेरकर इस तरह बातें करता है कि उसको दर्शक सुन लेते हैं, पर रंगमंच के अन्य पात्र सुन नहीं पाते। स्वागत पात्र की मानसिक भावनाओं का व्यक्तिगत प्रकाशन होता है। अब है प्रकाशम। प्रवेशक का प्रयोग नीच पात्रों के द्वारा ही कराया जाता है। इसमें उदात्त रमणीय उक्ति का अभाव होता है। 13वां है अपवारितम। जो बात कुछ पात्र विशेष से छिपाकर कुछ पात्रों को कही जाती है उसे अपवारित कहते हैं। रहस्यम कथ्यते अन्यस्य परावृत्त्यापवारितम। अर्थात जो बात पात्र विशेष से छिपाकर कुछ पात्रों को कही जाती है उसे अपवारित कहते हैं। अब है आकाशभाषित। अभिनेता के उस कथा निवेश को कहते हैं जिसमें वह आकाश की ओर दृष्टि उठाकर कोई प्रश्न इस भांति करता है मानो उसी से वह प्रश्न किसी के द्वारा किया जा रहा है, तत्पश्चात वही उसका उत्तर भी प्रस्तुत होता है। अब है अंक अवतारम। कभी कभी पात्रों द्वारा एक अंक के अंत में अगले अंक के अभिनय का आभास मिलता है। इसी अंक को अंक अवतार कहते हैं। आकांक्षिकुये
यह रनिवास का संरक्षक वृद्धि व्यक्ति होता है। यह सत्यवादी, काम दोष शून्य, व्यवहार कुशल एवं विवेकशील पुरुष होता है। कथा वस्तुया इति वृत्तः, लास्ट है, अंतिम है। रूपक का यह अंतिम 17वां सुनिए। रूपक का पहला भेद वस्तु है। रूपक का पहला वस्तु भेद है, इसे ही कथा इति वृत्ता का कथा वस्तु कहते हैं। कथा वस्तु दो प्रकार की होती है, एक आधिकारिक और दूसरी प्रासंगिक। आधिकारिक कथा वस्तु मूल या होती है और प्रासंगिक कथा वस्तु गौण। इस तरह रूपक का 17 भेद मैंने आपको बताए हैं। जो महाकवि भास रचित प्रतिमा नाटक में नाटकीय वस्तु लक्षणानी के विषय में आज मैंने जानकारी प्राप्त की है। पुनः अगले कक्षा में मैं फिर उपस्थित होऊंगा।